इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ के बारे में। शुरुआत में कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं, उसके बाद कंपनी के बिजनेस को डिटेल में समझेंगे। एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ 22 सितंबर से 24 सितंबर तक खुला रहेगा। 29 सितंबर को शेयर्स की अलॉटमेंट होगी और 5 अक्टूबर को कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 305 रुपए से 306 रुपए है और इस आईपीओ के एक लॉट में 49 शेयर्स रहेंगे। यानी अगर आपको इस आईपीओ का एक लॉट सब्सक्राइब करना है तो उसके लिए आपको अराउंड 15,000 रुपीज लगेंगे। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। एंजल ब्रोकिंग की शुरुआत 1996 में हुई और कंपनी का मेन बिजनेस स्टॉक ब्रोकिंग का है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको ब्रोकरेज फर्म के पास अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना होता है। उसके बिना आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अपनी स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स कस्टमर से अलग अलग ब्रोकरेज चार्जेस, अलग अलग तरह के और भी चार्जेस जैसे कि मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज करते हैं। स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस के अलावा कंपनी का म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है और लोन अगेंस्ट शेयर्स का भी बिजनेस है। लेकिन कंपनी का ज्यादातर यानी 70% रेवेन्यू स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस से आता है। चलो तो कंपनी के स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस को डिटेल में समझते हैं। जनरली दो तरह के ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं। एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स और दूसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स। फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स की जनरली बहुत ज्यादा ऑफिसेस होते हैं, साथ ही आपको रिसर्च रिपोर्ट और एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। ऑन द अदर हैंड डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स आपको रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं और इनकी ब्रांचेस भी लिमिटेड होती है। सिंपली बात करें तो डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म आपको कंप्लीट डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो आपको ऐप और वेब सर्विस प्रोवाइड करेंगे और आप घर बैठे शेयर्स बाय सेल कर सकते हो और इस पूरे प्रोसेस में आपको उनके किसी भी ऑफिस को विजिट करने की जरूरत नहीं होती। तो ज्यादा ऑफिसेस ना होने की वजह से डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म का काफी सारा पैसा सेव हो जाता है। साथ ही एडवाइजरी और रिसर्च सर्विस भी इनकी नहीं होती है और डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज ना देने की वजह से डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स कस्टमर्स को बहुत कम ब्रोकरेज चार्जेस लगाते हैं। वही अगर हम फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स को देखते हैं तो बहुत ज्यादा ब्रांचेस और हर कस्टमर को डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर देने की वजह से उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और वो अपने क्लाइंट्स को ज्यादा ब्रोकरेज चार्जेस लगाते हैं। बट रिसेंटली पाया गया कि ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना पसंद कर रहे हैं और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए किसी रिलेशनशिप मैनेजर की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे में ज्यादातर लोग डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स को प्रीफर करने लगे क्योंकि वो बहुत कम ब्रोकरेज चार्जेस लगाते हैं। अगर आप पिछले 5 साल में तेजी से ग्रो होने वाले टॉप ब्रोकरेज फर्म्स की लिस्ट देखोगे तो उसमें आपको सारे डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स ही मिलेंगे। जैसे कि अपस्टॉक्स का पिछले 5 साल का एक्टिव अकाउंट्स का ग्रोथ रेट कंपाउंडेड सालाना 145% है। फाइनेंशियल ईयर 2015 में उनके पास 7,000 एक्टिव अकाउंट्स थे जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2020 तक 6.1 लाख हो गए। फाइनेंशियल ईयर 2015 में जीरो दाके 30,000 अकाउंट्स थे जो फाइनेंशियल ईयर 2020 तक बढ़कर 14.1 लाख हुए। यानी पिछले 5 साल में वो कंपाउंडेड सालाना 116% से बढ़े हैं। सिमिलरली 5 पैसा की भी ग्रोथ रेट काफी फिनोमिनल रही है। 5 पैसा एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 2017 से शुरू हुआ, तो फाइनेंशियल ईयर 2017 में उनके 4,000 एक्टिव अकाउंट्स थे जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2020 तक 4.3 लाख हुए। यानी पिछले 3 साल में उनकी ग्रोथ रेट कंपाउंडेड सालाना करीब 300% रही है। तो ये तीनों डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स पिछले 3 साल में काफी तेजी से बढ़े हैं और इन्होंने कई सारे फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स को पीछे छोड़ दिया है। अगर हम फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स की बात करते हैं तो कोटक सिक्योरिटीज के पिछले 5 साल में एक्टिव अकाउंट्स कंपाउंडेड सालाना 16% से बढ़े हैं। HDFC की भी ग्रोथ रेट यही रही है। कई सारे ब्रोकरेज फर्म्स तो ऐसे भी है कि उनके इस टाइम पीरियड में नेगेटिव ग्रोथ रही है, फॉर एग्जाम्पल IIFL। वही अगर हम एंजल ब्रोकिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2015 में एंजल ब्रोकिंग के 1.6 लाख अकाउंट्स थे। यानी उस टाइम एंजल ब्रोकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी और फाइनेंशियल ईयर 2020 तक एंजल ब्रोकिंग के एक्टिव अकाउंट्स बढ़कर 5.7 लाख हुए। यानी पिछले 5 साल में उनके एक्टिव अकाउंट्स कंपाउंडेड सालाना 29% से बढ़े हैं। यानी पिछले 5 साल के पीरियड में कई सारे डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स ने एंजल ब्रोकिंग को पीछे छोड़ दिया है। धीरे धीरे फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स को भी पता चलने लगा कि डिस्काउंट ब्रोकिंग फ्यूचर है, इसलिए वो भी इस फील्ड पर फोकस करने लगे। जैसे कि IIFL ग्रुप ने 5 पैसा ब्रोकरेज फर्म लॉन्च किया। हालांकि IIFL की पिछले 5 साल के एक्टिव अकाउंट्स की ग्रोथ निगेटिव है, लेकिन 5 पैसा की ग्रोथ बहुत पॉजिटिव है। तो इस तरह से IIFL ग्रुप ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लिया। बाकी ब्रोकरेज फर्म भी इसी चीज से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एंजल ब्रोकिंग भी धीरे धीरे फुल सर्विस का मॉडल छोड़ते हुए डिस्काउंट ब्रोकिंग की तरफ फोकस कर रहे हैं। वो अपनी ब्रांचेस धीरे धीरे बंद कर रहे हैं और कंप्लीट डिजिटल बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं।
एंजल ब्रोकिंग ने अपने ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल बाकी डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स जितने कर दिए हैं, पर उनके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस अभी भी बाकी कंपटीटर्स से ज्यादा है। एंजल ब्रोकिंग की वेबसाइट के अनुसार फिलहाल उनके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 450 रुपीज है और डीपी चार्जेस 20 रुपीज प्लस जीएसटी है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। हमने देखा कि कंपनी के एक्टिव अकाउंट्स पिछले 5 साल में कंपाउंडेड सालाना 29% से बढ़ रहे हैं और कंपनी के पास फिलहाल रिटेल स्टॉक ब्रोकिंग का 6.3% मार्केट शेयर है। डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म जीरोधा के पास फिलहाल सबसे ज्यादा यानी 16% मार्केट शेयर है। तो नंबर ऑफ अकाउंट्स में तो कंपनी ने 29% कंपाउंडेड सालाना ग्रोथ दिखाई है। देखते हैं कि फाइनेंशियल्स में भी क्या यही ग्रोथ जारी है। फाइनेंशियल ईयर 2014 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 256 करोड़ था, जो कि बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2017 तक 552 करोड़ हुआ, 2018 तक 784 करोड़ हुआ और 2020 तक 747 करोड़ हुआ। अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2018 टू फाइनेंशियल ईयर 2020 इस पीरियड में रेवेन्यू में कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई है, उल्टा रेवेन्यू थोड़ा कम ही हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2014 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 7.3 करोड़ था, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2017 तक 31 करोड़ हुआ, फाइनेंशियल ईयर 2018 तक 107 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2019 में 82 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2020 में 86 करोड़ हुआ। यानी नेट प्रॉफिट में भी एक चीज हम आसानी से देख सकते हैं, वो ये कि 2018 के बाद प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुए हैं। हमने देखा कि कंपनी के अकाउंट्स तो बढ़े हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि रेवेन्यू और प्रॉफिट नहीं बढ़ पाए? उसका मेन रीजन ये है कि पिछले 2 साल में डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। ऐसे में बाकी फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स को मजबूरन अपने ब्रोकरेज चार्जेस कम करने पड़े, क्योंकि ज्यादातर लोग सीधे डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स के पास ही जाने लगे। जो एंजल ब्रोकिंग डिलीवरी पर अराउंड 0.2% ब्रोकरेज चार्ज लगाता था, उसे अपने डिलीवरी के ब्रोकरेज चार्जेस कंप्लीटली जीरो करने पड़े। साथ ही इंट्राडे के चार्जेस भी उन्हें बहुत कम करने पड़े। तो इन सारी चीजों की वजह से उनके रेवेन्यू पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। अपने ब्रोकरेज चार्जेस कम करने की वजह से एंजल ब्रोकिंग के डीमैट अकाउंट्स तो ज्यादा खुले हैं, पर साथ ही उनका रेवेन्यू भी कम हुआ है। इस फील्ड में कंपटीशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अभी आगे हम कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को समझेंगे, वहां हम कंपटीशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जहां तक कंपनी के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की बात है, तो इसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स को प्रीफर कर रहे हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का डिस्ट्रीब्यूटर को जाने वाला कमीशन बच जाता है। अगर एंजल ब्रोकिंग फ्यूचर में अपने म्यूचुअल फंड क्लाइंट्स को कोई अच्छी खास एडवाइजरी सर्विसेज अगर नहीं प्रोवाइड करती है, तो ज्यादातर क्लाइंट्स डायरेक्ट प्लान में स्विच कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड के लिए उन्हें नए कस्टमर अक्वायर करने में भी डिफिकल्टी हो सकती है। अब बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। शुरुआत करते हैं पॉजिटिव पॉइंट से। एंजल ब्रोकिंग ऐसे फील्ड में है जो बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। पिछले 5 साल में पूरे स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ कंपाउंडेड सालाना करीब 35% रही है। ऐसे में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। जो ग्रोथ को अच्छे से टैप करेगा, सबसे ज्यादा बेनिफिट उसे होगा। सेकंड पॉजिटिव चीज जो एंजल ब्रोकिंग के बारे में है, वो ये है कि उन्होंने चेंज को अडॉप्ट किया। थोड़ी देरी जरूर की, लेकिन अडॉप्ट किया, क्योंकि कई सारे फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स अभी भी फुल सर्विस मॉडल पर ही फोकस कर रहे हैं, जिसके चलते उनकी ग्रोथ भी थम गई है और कई सारे उनके क्लाइंट्स डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जिससे ये पता चलता है कि आगे भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जो चेंजेस आएंगे, उन्हें एंजल ब्रोकिंग अडॉप्ट कर सकती है। तीसरा एडवांटेज ये है कि एंजल ब्रोकिंग डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स जितने ही ब्रोकरेज चार्ज लगा रही है, बट कई सारे एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है जो डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स नहीं प्रोवाइड करते, जैसे कि रिसर्च रिपोर्ट्स एंड एडवाइजरी सर्विस। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, तब से बहुत ज्यादा डीमैट अकाउंट्स खुलने लगे, बहुत ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आने लगे। तो अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों में ही एंजल ब्रोकिंग ने 3 लाख अकाउंट खोल दिए। सो ये है कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात करते हैं कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। जैसे जैसे इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो हो रही है, कंपटीटर्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। कई सारे न्यूएस्ट स्टॉक ब्रोकर्स भी अब मार्केट में एंटर कर रहे हैं। ऑलरेडी इंडिया में 300 से ज्यादा ब्रोकरेज फर्म्स हैं। फिर भी इस इंडस्ट्री का 44% मार्केट शेयर टॉप 5 प्लेयर्स के पास है। और अब यहाँ पर कुछ और नए प्लेयर्स भी एंटर कर रहे हैं, जैसे कि ग्रो और पेटीएम मनी। ग्रो और पेटीएम मनी दोनों भी स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस पर बहुत फोकस कर रहे हैं। सो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे ब्रोकरेज चार्जेस और भी कम हो सकते हैं, जिसका सीधा असर सारे ब्रोकरेज फर्म्स के फाइनेंशियल्स पर हो सकता है। कैसे? चलो देखते हैं। यूएस में साल 2015 तक सारे ब्रोकरेज फर्म बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। तभी रॉबिनहुड नाम का एक ब्रोकरेज फर्म काफी तेजी से ग्रो होने लगा। ग्रो होने की मेन वजह यह थी कि रॉबिनहुड आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता था, जबकि बाकी ब्रोकरेज फर्म्स आपको बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रहे थे। रॉबिनहुड बिल्कुल 0 फीस चार्ज कर रहा था। ऐसे में बहुत ज्यादा लोग रॉबिनहुड के पास अकाउंट खोलने लगे। धीरे धीरे रॉबिनहुड इतने तेजी से आगे बढ़ने लगा कि बाकी ब्रोकरेज फर्म्स को भी अपना मॉडल चेंज करना पड़ा। अभी कुछ ही महीनों पहले वहां के 3 से 4 टॉप ब्रोकरेज फर्म्स ने अपने ब्रोकरेज चार्जेस 0 किए हैं। ऐसा उन्हें करना पड़ा बिकॉज रॉबिनहुड ने उन्हें मजबूर किया। अब जाहिर सी बात है कि जहां पर वो अच्छा खासा ब्रोकरेज चार्जेस लगाते थे, वहां पर 0 चार्जेस लगाने की वजह से उनके फाइनेंशियल्स पर असर तो बिल्कुल दिखेगा।
आज यूएस की कंडीशन ऐसी है कि वहां पर ज्यादातर टॉप ब्रोकरेज फर्म्स आज ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगाते हैं। अब वो कुछ एक्स्ट्रा सर्विस देने के बदले में कुछ फीस चार्ज करते हैं, जैसे कि ज्यादा मार्जिन चाहिए तो उसके लिए आपको फीस पे करनी होगी, और कुछ बाकी सर्विसेज पर आज वो फीस चार्ज करते हैं, बट ब्रोकरेज चार्जेस उन्हें जीरो करने पड़े। रिसेंटली रॉबिनहुड ने यूके में अपनी सर्विस स्टार्ट की है। आगे चलकर वो इंडिया में आ जाते हैं तो उसका बाकी ब्रोकरेज फर्म्स के बिजनेस पर जरूर इंपैक्ट दिखेगा। अगर किसी भी बिजनेस में लो प्राइस आपका कंपिटिटिव एडवांटेज है तो सूनर और लेटर आप उसे खो दोगे। इसलिए कम प्राइस के अलावा बाकी सर्विसेज और बाकी चीजें भी ब्रोकरेज फर्म की अच्छी होनी चाहिए। अभी इंडिया में डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, इसलिए पिछले 2 साल में एंजल ब्रोकिंग की फाइनेंशियल ग्रोथ रुक गई है। आगे चल के रॉबिनहुड आ जाता है या फिर कोई और ब्रोकरेज फर्म जीरो ब्रोकरेज चार्जेस लगाता है तो ये असर और भी आगे कंटिन्यू हो सकता है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिए। स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री काफी तेजी से बदल रही है, तो जो भी बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं उन पर आपको नजर रखनी होगी, तभी आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर पाओगे। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। एंजल ब्रोकिंग का ये आईपीओ 26 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशो पर आ रहा है। अगर हम इंडस्ट्री का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशो देखते हैं तो वो फिलहाल 28.7 चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशो हमें बताता है कि प्रॉफिट के मुकाबले कितनी गुना अमाउंट आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए दे रहे हो। एंजल ब्रोकिंग का पी रेशो 26 है। इसका मतलब है कि कंपनी के 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए आप 26 रुपीज देने के लिए तैयार हो। कंपनी की रुकी हुई फाइनेंशियल ग्रोथ से कंपनी का ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। लेकिन आपको फिर से बता दूं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स का कंपनी के लिस्टिंग गेन से कुछ लेना देना नहीं होता। लिस्टिंग गेन मेनली स्पेकुलेशन और शॉर्ट टर्म बज़ पर डिपेंड होता है। तो पहले 2-2.5 दिन में कंपनी के शेयर्स किस तरह से सब्सक्राइब होते हैं इसे आप देखिए और उसके अनुसार आप डिसीजन ले सकते हो। वही जहां पर लॉन्ग टर्म की बात है तो वहां पर आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, इन चीजों पर बहुत ज्यादा नजर रखनी होगी। साथ ही कंपनी की कंपटीशन और फ्यूचर ग्रोथ पर आपकी खास नजर होनी चाहिए। एक अनाउंसमेंट है, हमारी लाइव कोर्स की नई बैच आज से शुरू हो रही है। पूरे 1 महीने के इस लाइव कोर्स में हम आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स से लेकर कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कंपनी का वैल्यूएशन, ये सारी चीजें कवर करते हैं। इसके साथ ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन जैसे कई सारी चीजें इस कोर्स में कवर हो जाती है। मंडे टू फ्राइडे ये लाइव क्लास चलेगा और क्लास की टाइमिंग शाम 7 से 8 रहेगी। और अगर आप कोई लेक्चर मिस भी करते हो तो हर वीकेंड को आपको उन लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती है ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से सीखने के लिए और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस को डिटेल में जानने के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस कोर्स की फीस 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। इस पूरे कोर्स में आपको हम सारी चीजें हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही सिंप्लीफाई करके सिखाएंगे। तो आइए मिलते हैं इस लाइव कोर्स में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। आज की वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।